मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के विषय में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन महोदय ने किया था, इसीलिए इस सिद्धांत को थॉमसन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक अन्य नाम संघ सत्तात्मक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। जानते हैं प्रतिपादक महोदय के बारे में। आप गॉडफ्रे थॉमसन हैं। गॉडफ्रे थॉमसन ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गॉडफ्रे थॉमसन एक ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। गॉडफ्रे थॉमसन ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे। इन्होंने ही इस सिद्धांत का बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखते हैं कुछ अन्य नाम। तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को कुछ अन्य नाम, जैसे कि पहला प्रतिचयन का सिद्धांत, बुद्धि के न्याय दर्शन का सिद्धांत, वर्ग घटक का सिद्धांत या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, ये इसके विविध नाम हैं। इन सभी नामों से बुद्धि के इस प्रतिदर्श सिद्धांत को जाना जाता है। यदि हम इस सिद्धांत की मौलिकता के विषय में बात करें तो इस सिद्धांत में, जैसा कि नाम में ही प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सैम्पलिंग से अभिप्राय ये है कि यहाँ पर व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक योग्यताओं में से कुछ मानसिक योग्यताओं को सैंपल के रूप में चुन लिया जाता है, या हम ये कहें कि संपूर्ण मानसिक योग्यताओं में से कुछ मानसिक योग्यताओं को हम जांच कर उन समस्त योग्यताओं के विषय में जनरलाइजेशन करते हैं या एक अनुमान लगाते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे तो जिस प्रकार से ये होल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स समस्त मानसिक योग्यताएं, उसमें से कुछ यहाँ पर चयनित योग्यताएं हैं मीन्स सैंपल, जिनका हमें असेसमेंट करना है या जांचना है, या हम ये कहें कि जिनको हमें टेस्ट करना है, या कुछ योग्यताओं के लिए जिनका हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और उसी के आधार पर हम व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक योग्यताओं के विषय में एक अवधारणा बना लेते हैं। यानी कि उस होल पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल, मानसिक योग्यताओं का एक छोटा सा सैंपल चुनकर उनके आधार पर समस्त मानसिक योग्यताओं यानी कि बुद्धि के विषय में एक अनुमान बनाना, एक अवधारणा विकसित करना, ये इस सिद्धांत की मूल अवधारणा है। इसीलिए इसको सैम्पलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इस सिद्धांत के विषय में। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार थॉमसन महोदय कहते हैं कि प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है, अर्थात किसी कार्य को करने में हम समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ का प्रतिदर्श के रूप में चयन कर लेते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं को उसमें इस्तेमाल नहीं करते, वरन कुछ उसमें से सेलेक्टेड मानसिक योग्यताओं को ही प्रयोग कर पाते हैं या करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। यदि हमें किसी विद्यार्थी की क्षमता का पता लगाना हो या टेस्ट लेना हो तो हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही उससे पूछते हैं। या फिर हम ऐसे समझें कि जैसे कि वर्ष भर शिक्षण कार्य चलता है क्लास में, और विश्वविद्यालय लास्ट में एक परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें 5 या 10 प्रश्न होते हैं। उन 5 या 10 प्रश्नों के माध्यम से ही उस विद्यार्थी की वर्ष भर में अर्जित ज्ञान यानी उसकी मानसिक योग्यताएं, जो वर्ष भर में उसने ज्ञान अर्जित किया है, उसको हम उन चयनित 5 या 10 सवालों के माध्यम से ही जांचने का प्रयास करते हैं। यानी कि उसके वर्ष भर के उस सिलेबस में से उन चयनित सवालों के माध्यम से संपूर्ण का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमने उस होल सिलेबस में से उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को चुन लिया है
कुछ 5 या 10 सवालों को चुन लिया है, तो चुने गए वो सवाल ही यहाँ पर सैंपल हैं और होल सिलेबस करिकुलम उसका मानसिक योग्यताओं का समूह है। तो यहाँ पर उन 10 या 15 सवालों के माध्यम से ही संपूर्ण मानसिक योग्यताओं का, संपूर्ण नॉलेज का आकलन किया जाता है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर उन समस्त योग्यताओं में से कुछ सवालों का, यानी कुछ योग्यताओं का हमने प्रतिदर्श के रूप में चयन कर लिया है। यही बुद्धि के प्रतिदर्श का सिद्धांत है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम उस विद्यार्थी की समस्त मानसिक योग्यताओं का पता लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कोई रिसर्च का कार्य होता है या कोई सर्वे स्टडी होता है, तो सर्वे स्टडी में कोई भी शोधार्थी हमेशा होल पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करता है, वरन उस जनसंख्या में से, पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है और उस सैंपल के आधार पर ही वो स्टडी करता है और उसी से रिजल्ट फाइंड आउट करता है। उसी के आधार पर जो रिजल्ट मिलता है उसको संपूर्ण जनसंख्या पर जनरलाइज कर देता है, यानी कि उस सैंपल के आधार पर ही उस समस्त जनसंख्या, समस्त मानसिक योग्यताओं के विषय में एक नियम बन जाता है, एक सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। वही यहाँ पर बुद्धि के आकलन के समान है। दूसरा, ये डेली लाइफ का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि खिचड़ी का चावल, खिचड़ी पकाते हैं, तो खिचड़ी पकाने में जब पकने का हमको देखना होता है कि पकी है कि नहीं, तो उस भगोने में से, पतीली में से हम 2-4 चावल निकाल के देख लेते हैं और 2-4 चावल के आधार पर ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि बाकी चावल भी इसी तरह के होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमको व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को पता लगाना होता है, तो हम उसमें से कुछ मानसिक योग्यताओं से जुड़े हुए प्रश्नों को चुन लेते हैं और उन योग्यताओं के असेसमेंट के आधार पर ही उस विद्यार्थी की, उस व्यक्ति की समस्त मानसिक योग्यताओं के विषय में हम आकलन कर लेते हैं, यानी एक अवधारणा बना लेते हैं। यही बुद्धि के प्रतिदर्श का एक सिद्धांत है। थॉमसन साहब कहते हैं कि यदि हमको किसी भी विद्यार्थी के विषय में, व्यक्ति के विषय में मानसिक योग्यताओं को जांचना है, तो हम उसमें से कुछ चुनते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, हमको आईक्यू टेस्ट लेना है। किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी का हमको आईक्यू लेवल कितना ये जानना है, यानी उसकी मानसिक योग्यताओं का जो समूह है आईक्यू, बुद्धि, उस बुद्धि को असेस करना है, जानना है। तो उसको, बुद्धि को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ टेस्ट बनाए हैं। तो हर टेस्ट में उन्होंने कुछ प्रश्नों को रखा है। जो प्रश्न उसमें रखे गए हैं उसमें अलग अलग डायमेंशन हैं। इंटेलिजेंस की ही बात करें तो हम उसमें देखेंगे, किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक, दोनों ही अलग अलग भागों में अलग अलग डायमेंशन बनी होती है, यानी उनसे जुड़ी हुई जो सब डायमेंशन होंगे कि किस किस एरिया के सवाल उसमें रखे जाएं, शाब्दिक वाले क्षेत्र में किस प्रकार के सवाल रखे जाएं, तो उसकी भी कई डायमेंशन होते हैं। जैसे किसी में हो सकता है कि वर्बल में उन्होंने 5 भाग बना दिए, 5 सब डायमेंशन बना दी, नॉन वर्बल में भी उन्होंने 5 बना दी, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे। तो इस प्रकार से जितनी सब डायमेंशन उस टेस्ट में मौजूद हैं, जिनके द्वारा हम विद्यार्थी की आईक्यू के विषय में पता लगाएंगे, तो यहाँ पर जो डायमेंशन है उस टेस्ट की, यही ह्यूमन एबिलिटीज हैं, यही व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं हैं और हर टेस्ट इसी चीज़ का मापन करता है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ टेस्ट में बहुत अधिक डायमेंशन को समाहित कर लिया जाता है, यानी ब्रॉड टेस्ट होते हैं, तो कुछ बहुत सीमित डायमेंशन बेस्ड होते हैं, जिनको हम कहेंगे कि नैरो रेंज वाले टेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टेस्ट अलग अलग डायमेंशन को समाहित किया हुआ है, यानी किस किस डायमेंशन से उसमें सवाल चुने जाएंगे या सवालों को रखा गया है, तो वो जो अलग अलग डायमेंशन हैं योग्यताओं को अलग अलग डिनोट करते हैं। हम कहें कि एक डायमेंशन एक मानसिक योग्यता की तरफ इंडिकेट करता है, तो वही सारी डायमेंशन यहाँ पर ह्यूमन एबिलिटी की तरफ इंडिकेट होते हैं।
तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ओवरऑल संपूर्ण मानसिक योग्यताओं के मापन के लिए विद्यार्थी के ब्रेन की संपूर्ण योग्यताओं, उसकी बुद्धि के मापन के लिए हम कुछ विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह बनाते हैं जिनको हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं, और उन डायमेंशन के असेसमेंट के आधार पर ही हम विद्यार्थी की समस्त मानसिक योग्यताओं की ये कहिए जांच करते हैं या असेसमेंट करते हैं, या होल समग्र के विषय में हम एक अवधारणा बनाते हैं। यही बुद्धि का प्रदर्श का सिद्धांत है। आगे थॉमसन साहब कहते हैं कि ये समस्त बौद्धिक योग्यताएं जो हमारे ब्रेन में हैं, इनका भी समूह होता है, यानी ये निश्चित समूहों में होती हैं जिनका एक दूसरे से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता, किंतु एक ही समूह में निहित योग्यताओं में परस्पर निकट का संबंध जरूर होता है। कैसे? हमारे ब्रेन में जितनी भी मानसिक योग्यताएं, जैसे इस चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ पर इससे अधिक होंगी, हालांकि इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ चित्र बना हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे सर्कल के भीतर भी कुछ सर्कल बने हुए हैं, उसके भीतर कुछ पॉइंट पॉइंट रखे हुए हैं। तो इसमें दिखाने का ये प्रयास किया गया है कि समस्त बुद्धि हमारी ये इस सर्कल के भीतर है, इसमें ये विविध मानसिक योग्यताओं के समूह हैं। तो ये बौद्धिक योग्यताएं, यानी इन बौद्धिक योग्यताओं के कई सारे समूह बने हुए हैं और ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे कि एक समूह ये हो गया तो दूसरा समूह ये, तीसरा समूह ये, चौथा समूह ये, इस प्रकार से सारे समूह अलग अलग बने हुए हैं। ये अलग अलग बौद्धिक योग्यताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि थॉमसन साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे समूह तो हैं योग्यताओं के, लेकिन ये समूह भी अपने आप में स्वतंत्र हैं, या कहिए कि एक ही वर्ग या समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता होती है, लेकिन ये जो समूह बनते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। मीन्स एक समूह के भीतर जो सब एबिलिटीज होंगी, जो उसके भीतर की योग्यताएं होंगी, सब डायमेंशंस होंगी, उनमें तो समानता होगी, लेकिन जो ग्रुपिंग बनेगी वो ग्रुप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस ग्रुप के भीतर की एबिलिटी की बात की, तो हमने इसमें से एक ग्रुप इधर निकाल दिया, जैसे कि ये वाला। तो यहाँ पर बौद्धिक योग्यता का एक समूह बना, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो इस समूह में जितने इसके भीतर सब डायमेंशन होंगे, यानी एक बौद्धिक योग्यता का समूह, सारे बौद्धिक योग्यता के समूह एक दूसरे स्वतंत्र हैं, उसमें से एक समूह हमने बाहर निकाल लिया। सपोज ये समूह साहित्यिक योग्यता से संबंधित है, तो साहित्यिक योग्यता के इस समूह को हमने निकाला, तो हम देखेंगे कि साहित्यिक योग्यता के अंतर्गत जितनी सब डायमेंशन होंगी, या हम ये कहें कि वो व्यक्ति कविता में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता होगा तो कहानी भी अच्छा लिख सकता है, उपन्यास भी ठीक लिख सकता है, निबंध लेखन उसका ठीक होगा। तो साहित्यिक योग्यता के अंदर के जो सब एलिमेंट्स हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि, तो इन सारी सब एबिलिटीज में, सब एलिमेंट्स में तो सहसंबंध होगा, क्योंकि एक ही बौद्धिक योग्यता के अंदर के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब इस ग्रुप की बात होगी तब ये दूसरे से डिफर हो जाएगा। कैसे? तो जहां पर साहित्यिक योग्यता के भीतर सब एलिमेंट्स थे, यानी कविता, कहानी, निबंध इत्यादि, तो उनके बीच परस्पर सहसंबंध है। लेकिन जब इसी साहित्यिक योग्यता की तुलना हम दूसरे योग्यता समूह से करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स वाली फील्ड से, विज्ञान वाली फील्ड से, तब मैथमेटिक्स का इस साहित्यिक योग्यता से सहसंबंध नहीं होगा, ऐसा थॉमसन साहब कहते हैं। थॉमसन साहब का कहना यह था कि जो व्यक्ति एक योग्यता के समूह में बुद्धिमान है वह दूसरे योग्यता के समूह में भी बुद्धिमान हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उतना बुद्धिमान ना हो।
किंतु उसी समूह की विभिन्न योग्यताओं में वह समान रूप से बुद्धिमान होगा। तो वही चीज इस चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर थॉमसन साहब ने यही बताया है कि जब हम एक योग्यता समूह की बात करेंगे तब उसके भीतर जितने सब एलिमेंट्स उससे जुड़ी हुई योग्यताएं आ रही हैं उनमें तो परस्पर सहसंबंध होगा, लेकिन एक योग्यता समूह यानी इस पूरे ग्रुप का किसी अन्य ग्रुप से सहसंबंध होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, ऐसा थॉमसन साहब का मानना है। अब आगे हम देखते हैं, तो इस योग्यता समूह की बात जब हम करें तो इसके भीतर जो सब एलिमेंट्स हैं, यानी एक ही बौद्धिक योग्यता समूह के भीतर की बात करें तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि साहित्यिक योग्यता समूह की तरह से ही एक योग्यता समूह है। अब इसके भीतर की यदि हम और जो एबिलिटीज होंगी या हम कहें सब डायमेंशंस होंगी उनके भीतर सहसंबंध पाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो सहसंबंध का मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, जैसे कि कविता और कहानी। तो यहाँ पर एक और ये, तो कविता और कहानी दोनों योग्यताओं के बीच में निश्चित तौर पर यहाँ पर थॉमसन साहब का कहना है कि कॉमन फैक्टर होगा, जुड़ा हुआ है। इसी के लिए थॉमसन साहब ये कहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है एक ही बौद्धिक योग्यता समूह में, इस बॉन्डिंग की जब हम बात करें तो ये बॉन्ड जितना अधिक मजबूत होगा उतने ही अधिक ये स्मृति में ज़्यादा टिकाऊपन होगा, क्योंकि थॉमसन साहब यहाँ पर इस बॉन्डिंग को सीधे सीधे ब्रेन के न्यूरॉन्स कनेक्शन से जोड़ के देखते हैं। उनका कहना यह था कि यहाँ ये बॉन्डिंग जितनी मजबूत होगी ब्रेन में स्टेबिलिटी उस सूचना की उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो ये कॉमन फैक्टर है या हम ये कहें कि दो सब डायमेंशन के बीच का कॉमन एरिया यानी सामान्य योग्यता कारक के समान, हालांकि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलता जुलता है, लेकिन ये उसके समान नहीं है। थॉमसन साहब ने भी जी फैक्टर का खंडन किया है और उनका कहना यह था कि ये कॉमन फैक्टर स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान नहीं है, क्योंकि उनका फैक्टर यूनिवर्सल या जन्मजात था। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे सब डायमेंशन के बीच में कितने फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, या हम ये कहें कि दो सब डायमेंशन के बीच में कितनी सिमिलरिटी मौजूद है, वही यहाँ पर सामान्य योग्यता के रूप में यानी इस जॉइंट एरिया के रूप में दिखाई दे रहा है। यही जी फैक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन स्पीयरमैन का जी फैक्टर वो जन्मजात था, यूनिवर्सल था, पहले से फिक्स था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ उन्होंने उनके इस सिद्धांत का खंडन भी किया है, ये बात हमको याद रखनी है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो थॉमसन साहब का कहना यही था कि हमारे ब्रेन में बौद्धिक योग्यताओं के समूह होते हैं और ये समूह अलग अलग बौद्धिक जो एबिलिटीज़ हैं उनके अलग अलग समूह होते हैं, यानी कि सारे बौद्धिक योग्यताओं के समूह एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, लेकिन एक ही बौद्धिक योग्यता के भीतर के सब एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में एसोसिएशन होगा, उनके बीच में कॉमन बॉन्ड मौजूद होंगे और वही बॉन्डिंग उसको ब्रेन की स्टेबिलिटी यानी न्यूरॉन्स कनेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। या उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया, जैसे कि हम समझते हैं कार और जीप। तो यदि हमने कार चलाना सीख लिया तो हम जीप चलाना आसानी से सीख जाएंगे, या हम कहें कि कार चलाना यदि हम जानते हैं तो अन्य कोई गाड़ी जो 4 व्हीलर होगी, बड़ी गाड़ी होगी, उसको चलाने में हमको आसानी होगी, उतनी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कार चलाने में जो एलिमेंट्स थे, जो फैक्टर मौजूद थे, उसमें से कई सारी चीज़ें अन्य दूसरा वाहन जो उसी के जैसा यदि हम चलाएंगे तो उसमें कुछ फैक्टर दोनों में सिमिलर होंगे, और जितने फैक्टर उन दोनों के बीच में सिमिलर होंगे हमको सीखने में उतनी ही आसानी होगी। यानी कि दो समान योग्यताओं के बीच में जितनी बॉन्डिंग होगी हमको नया कार्य करने में उतनी ही आसानी होगी।
क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है वो बनाने में शीघ्रता होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर ये थॉमसन साहब का कहना है ऐसा। ओवरऑल यदि हम बात करें तो थॉमसन के बुद्धि का प्रदर्श सिद्धांत यही बताता है कि हमारे ब्रेन में अनेकों बौद्धिक योग्यताओं के समूह हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। हर बौद्धिक योग्यता समूह के भीतर कुछ सब एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ के बीच में परस्पर सहसंबंध होता है। ये भी हो सकता है कि उतना कम हो या ज़्यादा हो, उनके बीच में जितना अधिक सहसंबंध होगा बॉन्डिंग उतनी मजबूत होगी। ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, नई सूचना को हम उतने बढ़िया से गेन कर पाएंगे जितना उसके साथ में सिमिलरिटी होगी, यानी वो फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर होंगे तो हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने थॉमसन के प्रदर्श सिद्धांत के विषय में चर्चा की, और ये सिद्धांत निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमको बुद्धि के विषय में एक ओवरव्यू प्रदान करता है। हम ये जान पाते हैं कि हमारी बुद्धि का आकलन कैसे होता है, हमारी संपूर्ण मानसिक योग्यताओं में से कुछ को हम सेलेक्ट करके ही होल समग्र मानसिक योग्यताओं के विषय में एक असेसमेंट करते हैं, अवधारणा बनाते हैं। ये सिद्धांत इसके लिए हमको एक गाइडलाइन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत की चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये सिद्धांत निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।